हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस विद डॉक्टर के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटागोनिस्ट को, एंटागोनिज्म के मैकेनिज्म को समझेंगे विथ इट्स टाइप एंड एग्जांपल। सो लेट्स मूव फॉर इट। एंटागोनिस्ट एक लैटिन और ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है ओपोनेंट या फिर कॉम्पिटिटर। ठीक है, एगोनिस्ट के लिए एक ओपोनेंट है या कॉम्पिटिटर है जो उसके एक्शन को कॉम्पीट करे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को बता रहा हूँ। ये एक सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर है। ठीक है, इस रिसेप्टर पे बाइंड होना था एगोनिस्ट को ताकि कुछ सेलुलर चेंजेस आए, कुछ रिस्पॉन्स हमको देखने मिले। लेकिन यहाँ पर बाइंड क्या हो गया, एंटागोनिस्ट, जो कि दिखने में तो एगोनिस्ट के जैसा है लेकिन इसका काम क्या है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना और कोई एक्शन ना देना। ठीक है, सो दिस इज़ द एंटागोनिस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो रिसेप्टर एक्टिवेट होना था, सेलुलर चेंजेस आना था, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंटागोनिस्ट। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लिगेंड्स दैट ब्लॉक द एगोनिस्ट मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस रेदर देन इलिसिटिंग ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंटागोनिस्ट के पास बाइंडिंग एफिनिटी तो है रिसेप्टर के लिए, लेकिन कोई उसको एक्टिवेट करने का इफिकेसी नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंटागोनिस्ट पोसेस द एफिनिटी बट लैक्स इफिकेसी। एफिनिटी है उसके पास लेकिन इफिकेसी नहीं है। एफिनिटी और इफिकेसी क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो एक बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया है क्या है एंटागोनिस्ट। अब देख लेते हैं एंटागोनिज्म क्या है। तो एंटागोनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दो या दो से अधिक ड्रग अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे। ठीक है, ओवरऑल जो इफेक्ट आना था उसको कम इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एंटागोनिज्म। उसका मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है लेकिन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटागोनिज्म जिसमें एंटागोनिस्ट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, है ना, एंटागोनिस्ट इन्वॉल्व है। और जो एक्चुअल एक्शन आना था, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं, ड्रग ए है जिसका इफेक्ट है 2 सपोज। ठीक है, उसी प्रकार ड्रग बी है, इसका इफेक्ट है 2। तो दोनों को अगर हम एक साथ एडमिनिस्टर करें बॉडी पे, ड्रग ए और ड्रग बी को, तो जो ओवरऑल इफेक्ट आना था वो 4 आना था, 2 + 2 = 4 आना था। लेकिन यहाँ 4 ना आके कुछ कम आ जाए, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 0 कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 से कम आ रहा है अगर इफेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे एंटागोनिज्म। ठीक है, इस मैकेनिज्म को बोलेंगे एंटागोनिज्म। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एंटागोनिज्म, मतलब कौन से तरीके से एक दूसरे के एक्शन को कम कर रहे हैं ड्रग आपस में, उसके हिसाब से इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल एंटागोनिज्म, सेकेंड है केमिकल एंटागोनिज्म, थर्ड है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म जिसको हम फंक्शनल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं, एंड फोर्थ है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। इन चारों में से रिसेप्टर एंटागोनिज्म इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको समझना आप लोग को ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ये 3 एंटागोनिज्म को हम पहले समझ लेते हैं। पहले वाले को देख लेते हैं, फिजिकल एंटागोनिज्म, ये क्या होता है। तो फिजिकल एंटागोनिज्म फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग पे बेस्ड है। ठीक है, ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने एल्कलॉइड एडमिनिस्टर किया बॉडी पे, ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब होना था थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल और ब्लड में जाना था ये। ठीक, लेकिन उसके साथ अगर हम चारकोल एडमिनिस्टर कर दिए तो चारकोल का क्या रहता है, एक्टिवेटेड सरफेस रहता है बहुत ज़्यादा, वो अपने आप ऊपर में जो है एड्जॉर्ब कर लेता है किसी भी चीज़ों को। तो ये क्या करेगा कि एल्कलॉइड को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा, चिपका लेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाएगा। एल्कलॉइड जो एब्जॉर्ब होना था इंटेस्टाइनल वॉल से और ब्लड में जाना था, वो ना होके इस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर पे ये एड्जॉर्ब रहेगा, है ना, चिपका रहेगा, जिसके वजह से इसका एब्जॉर्प्शन रिटार्ड रहेगा और अपना एक्शन वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ब्लड में नहीं जाएगा तो अपना एक्शन नहीं दे पाएगा वो, और ये इजली स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फिजिकल एंटागोनिज्म। और तो अगर सपोज इमेजिन करो एल्कलॉइडल पॉइजन हो गया हमारे बॉडी पे, उसको हमको रिड्यूस करना है, उसका एक्शन को रिड्यूस करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, चारकोल को एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि ये इससे एंटागोनाइज करता है उसके एब्जॉर्प्शन को। तो एल्कलॉइडल पॉइजनिंग से हम बच सकते हैं थ्रू दिस एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक, तो एंटागोनिज्म को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास पॉइजनिंग का केस आता है। ठीक, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें, या फिर और भी ड्रग का एक्शन क्यों रिड्यूस हो रहा है उसको कैसे हम मेंटेन कर सकें, उसके लिए भी एंटागोनिज्म पढ़ना ज़रूरी है। अब हम मूव करते हैं केमिकल एंटागोनिज्म में, जो कि सेकेंड टाइप का है। केमिकल एंटागोनिज्म होता है ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। जैसे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग हो रहा था, तो ये हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। मतलब 2 ड्रग आपस में बॉन्ड बना ले रहा है और उससे आगे चल के एक इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है।
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल एंटागोनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, आप सब जानते हैं इसको, एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो इसको अगर हम एल्कलॉइड के साथ एडमिनिस्टर करें तो उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, उसके एक्शन को ये होने नहीं देगा। ठीक है, एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करके। उसी प्रकार एल्कलॉइड और टेनिन एक साथ देंगे तो भी एक प्रकार का इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्कलॉइडल टेनेट। ठीक, उसी प्रकार और भी बहुत सारे पॉइजनिंग के केस में हम केमिकल एंटागोनिज्म को यूज़ करते हैं। इसका एक और बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो एक देखे होंगे सिरिंज पे 2-3 ड्रग को एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर बॉटल जो चढ़ा रहता है पेशेंट को इन्फ्यूज़न फ्लूइड, उसमें बहुत सारे और भी इंजेक्शन वहाँ पर डाला जाता है उस बॉटल पे, मतलब 2-3 ड्रग को मिलाया जाता है। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव केमिकल इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है ड्रग का, मतलब उस दोनों के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं, तभी आपस में मिलाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग है हमारे पास जिसको अगर हम कंबाइन वे पे दें तो एक दूसरे के एक्शन को एंटागोनाइज कर देगा वो, और हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। जैसे थायोपेंटोन सोडियम और सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं दे सकते। उसी प्रकार पेनिसिलिन जी सोडियम और सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, इसको भी हम नहीं देते। तो अगर हम केमिकल एंटागोनिज्म को पहले से जानते हैं, पहले से स्टडी कर चुके हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन हमको देखने नहीं मिलेगा पहले से, इसको अवॉइड कर सकते हैं इजली। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म या फिर फंक्शनल एंटागोनिज्म जिसको बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप लोग। यहाँ पर देखिए 2 ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी। ठीक है, ड्रग ए अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, ड्रग बी अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं कि सेम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे, जैसे कि हम लोग एंटागोनिज्म में जनरली देखते हैं। ठीक है, सेम रिसेप्टर पे एगोनिस्ट भी बाइंड होता है, एंटागोनिस्ट भी बाइंड होता है, तो ऐसा यहाँ पर केस है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। यहाँ पर ड्रग ए अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, ड्रग बी अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए एंटागोनिज्म शो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फंक्शन आना था सेल पे, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आना था, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है जस्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्रेनलिन है और हिस्टामिन है। एड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके ब्रोंकोडाइलेशन करता है, और हिस्टामिन जो है वो H1 रिसेप्टर पे जाके ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। देखो, दोनों अपने अपने खुद रिसेप्टर पे काम कर रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था एक दूसरे पे किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना है। बीटा 2 पे तो हिस्टामिन जाके बाइंड ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो एक्शन तो अपोजिट हुआ ना एक दूसरे की, एक ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा था, दूसरा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो इस टाइप के जो एंटागोनिज्म है इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल एंटागोनिज्म या फिर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, फंक्शन हो रहा है बॉडी पे, वो अपोजिट हो रहा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब इसमें जो 4th कैटेगरी है जो कि है रिसेप्टर एंटागोनिज्म, इसको हम लोग देखो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। और इसको मैं बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है उसी एंटागोनिज्म को फॉलो करता है। एक प्रकार का बहुत कॉमन एंटागोनिज्म है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्टिविटी का केस होता है। सेलेक्टिविटी मतलब उसी रिसेप्टर पे एगोनिस्ट भी बाइंड होगा, एंटागोनिस्ट भी बाइंड होगा, जैसे हम लोग पहले से समझते थे। और इसके बाद जो बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा वो बहुत प्रोफाउंड रहता है, मतलब बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इस टाइप के एंटागोनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एड्रेनलिन, ठीक है, एक प्रकार का बीटा 1 एगोनिस्ट है, वो टैकीकार्डिया करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर बीटा 1 ब्लॉकर दे दे हम लोग, जैसे कि प्रोप्रानोलोल एक बीटा 1 ब्लॉकर है, तो वहाँ पर वो ब्रेडिकार्डिया शो करेगा। तो मेजर ऑर्गन इस टाइप के एंटागोनिज्म पे इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, ड्रग इसी टाइप के एंटागोनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, इस टाइप के एंटागोनिज्म का एक और खासियत है, वो है सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे कि एक रिसेप्टर है, उस पर एक एगोनिस्ट आके बाइंड कर रहा है और एक एंटागोनिस्ट है जो इसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एंटागोनिस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहेगा, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक करेगा, बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर को ये जाके ब्लॉक नहीं करेगा। उसको बॉडी पे अगर हम एडमिनिस्टर किए तो एक प्रकार के ही रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा, उसी का पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को ये ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोलिनर्जिक ड्रग जो है इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जब हम लोग देंगे तो वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। ठीक, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग ने जो कॉन्ट्रैक्शन कर रखा है स्मूथ मसल को, उसको ये रिलैक्स करेगा बस। लेकिन अगर यहाँ पर हिस्टामिन एडमिनिस्टर करे और वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कोई काम नहीं करेगा, उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक नहीं करेगा हिस्टामिन का।
क्योंकि ये सिलेक्टिव है टुवर्ड्स द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, ना कि हिस्टामिन रिसेप्टर को। ठीक है, उसमें भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है हिस्टामिन में, लेकिन उसमें इसका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का कोई भी एंटागोनिज्म शो नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिविटी शो करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिविटी शो करना। ठीक है, अगर हमको हिस्टामिनिक एक्शन को रोकना है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देना रहेगा। ठीक है, वो वहाँ पर सेलेक्टिविटी शो करेगा, वो फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर नहीं बाइंड होगा। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। तो अब इसका हम टाइप समझ लेते हैं। ये जनरली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ठीक है, पहले वाले टाइप को हम इक्विलिब्रियम टाइप भी बोलते हैं। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है उसको जानने से पहले रिसेप्टर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, रिसेप्टर है यहाँ पर, और इसका 2 साइट होता है बाइंडिंग के लिए। एक होता है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, जिसको हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं, और एक होता है एलोस्टेरिक साइट। ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है या फिर जो एक्टिव साइट है, वहीं पर जनरली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जाके बाइंड होता है। दोनों में कंपटीशन होता है बाइंडिंग के लिए, कौन पहले बाइंड होगा। और ये जो एलोस्टेरिक साइट जो दिख रहा है, यहाँ पर जनरली कंपटीशन नहीं होता है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच कि कौन पहले बाइंड होगा। यहाँ पर जनरली नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आके बाइंड होता है। तो इसमें से पहले वाले टाइप को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जिसको हम इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंटागोनिज्म बोलते हैं। तो देखो, ये नाम से समझ आ रहा है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मतलब इसमें कोई कंपटीशन हो रहा है भैया, है ना। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में यहाँ कंपटीशन होता है कि कौन पहले जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है मतलब ये केमिकली सिमिलर दिख रहे हैं, एक दूसरे के जैसा ही दिख रहे हैं। ठीक, इसका मॉर्फोलॉजी सिमिलर रहता है, एक दूसरे के जैसा दिखता है, इसलिए रिसेप्टर पे कोई भी बाइंड हो सकता है, एगोनिस्ट भी बाइंड हो सकता है और एंटागोनिस्ट भी बाइंड हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे। जिसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वो आके बाइंड होगा। सपोज़ यहाँ पर एंटागोनिस्ट आके बाइंड हो गया है सपोज़, तो उस केस में अगर हम एगोनिस्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो वो इसको रिप्लेस करके खुद बाइंड हो जाएगा। मतलब एक प्रकार का ये रिवर्सिबल एंटागोनिज्म हो गया। मतलब एक अगर बाइंड हो भी चुका है एंटागोनिस्ट, तो एगोनिस्ट का कंसेंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उस केस में एंटागोनिस्ट रिप्लेस हो जाएगा और एगोनिस्ट आके बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर पे। अब इसमें अगर एगोनिस्ट बाइंड होता है तो ड्रग अपना एक्शन देगा, रिसेप्टर मॉड्यूलेशन होगा, है ना, सेलुलर चेंजेस आएगा। एंटागोनिस्ट आके बाइंड होगा तो क्या होगा, सिर्फ बाइंडिंग एफिनिटी रहता है, उसका इफिकेसी तो रहता नहीं है, तो कुछ सेलुलर चेंजेस या कुछ इफेक्ट हमको देखने नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर पार्शियल एगोनिस्ट है कोई, ठीक, और एक फुल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट क्या होता है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख लेना। तो अगर पार्शियल एगोनिस्ट है वो भी यहाँ पर एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो करेगा फुल एगोनिस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि उस रिसेप्टर पे बाइंड होने का पार्शियल एगोनिस्ट का भी एफिनिटी है और फुल एगोनिस्ट का भी एफिनिटी है। फुल एगोनिस्ट आके बाइंड हो गया तो पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे हमको मिलना चाहिए, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट आके बाइंड हो गया तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हाफ हो जाएगा या कम हो जाएगा, फुल नहीं हो पाएगा। जितना इफेक्ट आना था वो ना आके कुछ कम इफेक्ट आएगा। तो पार्शियल एगोनिस्ट भी यहाँ पर एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो करता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो ये है कि इसका जो लॉग DRC कर्व है एगोनिस्ट का, वो शिफ्ट हो जाता है राइट में इन प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट। मतलब अगर एंटागोनिस्ट हम एडमिनिस्टर करें तो लॉग DRC जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट में। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैंने एक ग्राफ देखो यहाँ पर डाला है। ग्राफ में देखो 2 कर्व बना हुआ है। ठीक है, पहला कर्व ये बताता है कि एगोनिस्ट का एक्शन दिख रहा है और जहाँ पर से एक्शन देना स्टार्ट होता है एगोनिस्ट, उसको हम बोलते हैं उसका पोटेंसी। ठीक है, मतलब 100 mg है अगर डोज तो उसका पोटेंसी क्या होगा, 100 mg। ठीक, और जो मैक्सिमम इफेक्ट दिख रहा है वो इफिकेसी है। पोटेंसी और इफिकेसी पे सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हो, समझना है तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉग डोज ऑफ द ड्रग और रिस्पॉन्स, परसेंटेज रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग के बीच, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ तो हमको मिलता है। पोटेंसी और इफिकेसी भी अब आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ अगर हम एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करने लगे तो एंटागोनिस्ट जैसे जैसे एडमिनिस्टर करेंगे तो इसका जो रिस्पॉन्स है एगोनिस्ट का वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देगा, जैसे कि हम पहले समझे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है एक चीज़ और, जैसे कंसेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट को हम बढ़ाते जाएंगे तो देखो जो दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा है वो इसी का है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों इसमें है। एंटागोनिस्ट से ज़्यादा कंसेंट्रेशन हो गया एगोनिस्ट का तो फिर से एगोनिस्ट का एक्शन हमको दिखने लगा।
दिखने लगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो कर्व था, पहले वाला कर्व सिर्फ एगोनिस्ट का है, दूसरा वाला एगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट का है। तो देखो ये शिफ्ट हो रहा है ना राइट की साइड, पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पर फिर से मैं एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करने लगा ज़्यादा कंसेंट्रेशन पे, तो फिर ये ग्राफ जो है डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एगोनिस्ट का कुछ एक्शन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्रग का पोटेंसी इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो 100 mg पे एक्शन देना था वो 200 mg पे दे रहा है या 400 mg पे दे रहा है एक्शन, ठीक है, लेकिन इफिकेसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ लॉग DRC, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एगोनिस्ट टू द राइट साइड। क्लियर, बहुत इजी है, बस इसको समझना है आप लोग को। इसका एग्जांपल मैं बोलूँ तो एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन के बीच, जो कि कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ये दोनों के बीच कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव नाम से समझ आ रहा है, मतलब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के लिए लेके, है ना। रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है, वहाँ पर बाइंड होने के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये एंटागोनिस्ट कैसे कर रहा है एक्शन को, तो यहाँ पर जो एलोस्टेरिक साइट जो मैं पहले बताया था वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट पे तो जाके नहीं बाइंड होगा, लेकिन एलोस्टेरिक साइट पे ये जाके बाइंड हो जाएगा और इससे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएगा बाइंडिंग साइट पे। रिसेप्टर का जो बाइंडिंग साइट है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है, वहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएगा, जिसके वजह से एगोनिस्ट जाके बाइंड हो ही नहीं सकता, चाहे उसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, ठीक। मतलब यहाँ पर इरिवर्सिबल टाइप ऑफ एंटागोनिज्म देखने को मिलता है हमको। हम अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तो भी जाके हम एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, जो कि प्रोड्यूस हुआ है एंटागोनिस्ट के द्वारा। तो क्लियर हो रहा है, यहाँ पर ये जो एंटागोनिज्म है वो नॉन कॉम्पिटिटिव वे पे हो रहा है, ठीक है। रिसेप्टर पे जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे वो बाइंड होके, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होके वो इसको रोक रहा है एक्शन को, एगोनिस्ट का। अब यहाँ पर जो ड्रग रिस्पॉन्स कर्व आ रहा है इसमें, उसको आप लोग समझो, ठीक है। DRC जो है यहाँ पर फ्लैटन होते लगता है, जैसे वहाँ पर शिफ्टिंग टू द राइट था, यहाँ पर फ्लैटन हो रहा है DRC। तो क्यों हो रहा है फ्लैटन, देखो यहाँ पर जो पोटेंसी था वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इफिकेसी कम हो गया एगोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट देने के बाद इफिकेसी कम हो गया है। पहला वाला जो कर्व दिख रहा है वो प्योर एगोनिस्ट का एक्शन है, दूसरा वाला कर्व क्या है, एंटागोनिस्ट के साथ एगोनिस्ट है, और तीसरा वाला कर्व एंटागोनिस्ट का अगर कंसंट्रेशन और बढ़ाते गए तो कुछ इस प्रकार से हमको फ्लैटेंड DRC मिलेगा। क्यों ये मिल रहा है, क्योंकि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, वो एक्शन फिर से नहीं आ पा रहा है। जैसे कि रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के केस में आ रहा था, DRC फिर से बन जा रहा था, इसमें जो DRC बन रहा है वो फ्लैटेंड बन रहा है। तो पोटेंसी तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, पोटेंसी मतलब ड्रग का डोज हम कितना भी बढ़ा दें वो अपना एक्शन तो वहीं से देगा जहाँ से वो दे रहा था, लेकिन इसका इफिकेसी जो टोटल इफेक्ट आ रहा था, फुल इफेक्ट आ रहा था, वो कम हो गया है यहाँ पर। इस टाइप के एंटागोनिज्म का ज़्यादा वैसे तो क्लिनिकल यूज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको प्रूव करते हैं, परफॉर्म करके इन विट्रो जो टेक्निक रहता है उससे प्रूव करते हैं। लेकिन फिर भी इसका एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो डायजेपम और बिकुकुलिन, ये दो ड्रग है जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव वे से एक दूसरे को एंटागनाइज करते हैं। अब ये जो तीसरा टाइप है नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इसको समझते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रकार का एंटागोनिज्म है जिसमें कॉम्पिटिशन तो हो रहा है, ठीक है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सेम बाइंडिंग साइट पे काम करेंगे रिसेप्टर के, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एंटागोनिस्ट जब बाइंड हो जा रहा है रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे तो बहुत टाइट कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, जिसके वजह से एगोनिस्ट चाह के भी उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। अगर हम एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी दे रहे हैं तो ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, है ना, इरिवर्सिबल हो गया। तो इसको भी हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, लेकिन क्योंकि इसमें सेम बाइंडिंग साइट है, जैसे उसमें एलोस्टेरिक साइट था वो नहीं है इसमें सेम बाइंडिंग साइट पे दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच कंपटीशन होगा, ठीक है, कौन पहले बाइंड होता है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हम लोग, इसीलिए इसको नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। कंपटीशन तो है सेम बाइंडिंग के लिए, लेकिन जो पहले आया वो ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर वो उठेगा नहीं, वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे याद रखो आप लोग। तो इस केस में DRC का क्या होगा बताओ आप लोग, ठीक है। DRC के केस में इसमें क्या रहेगा, पोटेंसी भी रिड्यूस हो जाएगा और इफिकेसी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें कर्व हमको मिलेगा, देखो इफिकेसी भी रिड्यूस हो गया है और पोटेंसी भी रिड्यूस हो गया है। जो 100 mg पे देना था वो 400 mg पे दे रहा है, और जो इफिकेसी इसका 100% आना था वो नहीं आके कम आ रहा है। तो इसका एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामिन, एक ड्रग है जो कि एड्रेनलिन के साथ नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंटागोनिज्म शो करता है अल्फा रिसेप्टर को बाइंड होने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो डिफरेंस है उसको देखो, मैं यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में आप लोग को बता दिया हूँ कंपैरिजन के लिए।
ठीक है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद पढ़ के इसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज की इस वीडियो से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।